हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो हमारे लगते हैं सिलेबस के अंदर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके जो ये हिंदी साहित्य वाला जो टॉपिक लगता है, इसमें हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, और अगर हमें कोई चीज़ें पढ़नी है, कोई राइटर्स पढ़ने हैं तो उनको कितना डीप पढ़ना है। मतलब सारे राइटर्स को हम लेके बैठ जाएंगे और सभी को एक एक करके अगर डीप से पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो मैटर है वो तो हमसे छूट ही जाएगा और जो अनावश्यक मैटर है उन्हें हम पढ़ने लग जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिनको आपको डीप पढ़ना है, ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिनको सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से या फिर उनकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के कौन से इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनको हमें डीप से अध्ययन करना है, और ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें सिर्फ हमें रचनाओं तक याद करना है, और उनके अंदर हमें और एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद करना है, ताकि जो हमारा जो पेपर है जिसमें हम हमारे ताकि जो एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सही तरीके से और अच्छे से अटेंड कर पाएँ। इसके लिए हमें ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी की। और स्मार्ट स्टडी कब आएगी? जब हम पेपर्स का, क्वेश्चंस का, उस सब्जेक्ट और टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे के बाद में हम पता करेंगे कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है और क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि आदिकाल का जो नामकरण हुआ था, किसने इसको आदिकाल कहा, किसने कौन सा काल कहा, इसका जो नामकरण है थोड़ा विस्तार से दिया गया है। तो आपको सबसे पहले आदिकाल का नामकरण पढ़ना है और आदिकाल की प्रवृत्ति यानी कि इसकी विशेषता पढ़नी है। एक बात मैं और बता दूं कि ये जो चारों काल अपने लगते हैं, इससे पहले जो इनका नामकरण हुआ था और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत के बारे में जो चीज़ें हमें पहले से बता रखी है, जैसे पहली पुस्तक कौन सी है और किसने पहले हिंदी में लिखा, मतलब साहित्य से रिलेटेड जो भी इसका स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। उसमें से भी 3 से 4 प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं, तो उसको आपको कुछ नहीं छोड़ना है, उसको आपको एज इट जैसे हैं वैसे का वैसा उसको याद करना है। उसके बाद में जो पोर्शन लगते हैं हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल के अंदर आपको नामकरण और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको पढ़ लेना। अब आदिकाल के अंदर हमारा एक तो लगता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ये जो अपने 5 साहित्य हैं इसके अंदर लगते हैं। सिद्ध साहित्य, अब याद रखिएगा, ये जो 5 साहित्य हैं, इन 5 साहित्य की प्रवृत्तियां आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर इन 5 साहित्यों की प्रवृत्तियों में से जो है हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। आदिकाल की प्रवृत्ति अलग से पढ़नी है और इन 5 की प्रवृत्ति अलग से पढ़नी है। सिद्ध साहित्य के अंदर आपको सरहप्पा को अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर इसमें ज़्यादा राइटर्स नहीं है, 4-5 राइटर्स आते हैं, उनकी एक दो रचनाएं अगर आप सारा पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, और अगर सारा कवर नहीं कर सकते हो तो आपको सरहप्पा को तो अच्छे से पढ़ना ही है। इसके बाद में आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंदर आपको जो गोरखनाथ जी हैं इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और गोरखनाथ जी को जो है आपको डीप पढ़ना है, यानी कि कब जन्म मृत्यु इनका जो भी हुआ और इन्होंने क्या क्या काम किए, यानी कि इनको अच्छी तरीके से आपको डीप अध्ययन करना है। इनकी रचनाओं के अलावा भी इनकी जो पूरी लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपको आना चाहिए, इनको डीप आपको पढ़ना है। जैन साहित्य की आप प्रवृत्तियां याद कर लीजिए। अगर आप चाहो तो किसी जैन साहित्य में से 1-2 की रचनाएं याद कर सकते हो, अन्यथा आप इसकी प्रवृत्तियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के साथ साथ में आपको रासो साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं आपको सारी याद करनी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही रचनाएं जो हैं इसके अंदर आती हैं। और इसमें जैसे एक राइटर एक रचना, एक राइटर एक रचना, इस तरीके से आता है। और रासो साहित्य में से आदिकाल के अंदर जो रासो साहित्य, इसमें हर साल अपने 1 से 2 प्रश्न रासो साहित्य में से आते हैं। तो रासो साहित्य को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रासो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी रचनाएं आती हैं आपको सारी पढ़नी है। उसके बाद में हमारा आदिकाल के अंदर लगता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर आपको एक तो विद्यापति को पढ़ना है, विद्यापति को डीप पढ़ना है, और एक अमीर खुसरो को भी डीप पढ़ना है, यानी कि इनकी रचनाएं तो आपको पढ़नी ही है। रचनाओं के अलावा जो इनका जो लाइफ स्ट्रक्चर है वो भी आपको पूरा पढ़ना है। तो आदिकाल के अंदर आपने देख लिया है आदिकाल का नामकरण और इसकी प्रवृत्तियां। आदिकाल के अंदर जो लगने वाले अपने जो ये साहित्य हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन, इन साहित्यों की प्रवृत्तियां हैं। और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कवि हैं, जैसे 2 तो लौकिक साहित्य के अंदर हैं और एक सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, यानी कि 4 जो कवि हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और रासो साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं, रासो साहित्य में आप किसी राइटर्स को डीप याद मत कीजिए, लेकिन
आसव साहित्य की जितनी रचनाएं हैं वो आपको सारी याद होनी चाहिए और इन 5 की प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है। यहाँ से आपका आदिकाल जो है पूरा कंप्लीट होता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं और इन्हीं में से बैठ भी जाते हैं। अगला हम देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में सबसे पहले भक्तिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है, पर्टिकुलर भक्तिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है आपको। उसके बाद में आपको देखना है भक्तिकाल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है निर्गुण, एक हमारा होता है सगुण। पहले आपको फिर वापस निर्गुण की प्रवृत्तियां पढ़नी है और सगुण की प्रवृत्तियां पढ़नी है, यानी कि भक्तिकाल की तो पढ़नी है, उसके बाद में आपको प्रवृत्तियां पढ़नी है निर्गुण की और सगुण की अलग अलग पढ़नी है। उसके बाद में इसकी निर्गुण की 2 शाखाएं ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। अब आपको ज्ञानाश्री की भी प्रवृत्तियां पढ़नी है, प्रेमाश्री की प्रवृत्तियां, यानी कि प्रवृत्तियों से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपको प्रवृत्तियां इन सब की याद होनी चाहिए। उसके बाद में सगुण के अंदर राम काव्य आता है और कृष्ण काव्य आता है। राम काव्य की प्रवृत्तियां आपको पता होनी चाहिए और कृष्ण काव्य की जो प्रवृत्तियां है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए आपको ज्ञानाश्री के अंदर किन किन को पढ़ना है। ज्ञानाश्री के अंदर आपको कबीर और इनके शिष्य को पढ़ना है, कबीर को आप डीप पढ़ना है, कबीर का लाइफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और बाकी जो इनके शिष्य यानी कि कबीर जो हैं वो आपके लाइफ स्ट्रक्चर के साथ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इनके शिष्य हैं इनकी आपको क्या पढ़नी है, केवल रचनाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, केवल रचनाएं पढ़नी है। उसके बाद में है मल्लुकदास, जो 10 गुरुओं के नाम हैं सिखों के, उन गुरुओं के नाम और अगर उन गुरुओं की कोई रचनाएं हैं तो उनको आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं, बस गुरुओं के नाम और क्या पढ़ना है, रचनाएं। इनको ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना। और मल्लुकदास और इनके कबीर के शिष्य मल्लुकदास और सिखों के जो 10 गुरु हैं इनकी रचनाएं और इन गुरुओं के आपको 10 के नाम याद होने चाहिए, वो भी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। यहाँ से आप ज्ञानाश्री शाखा को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेमाश्री में आपको पढ़ना है जायसी को, जायसी का लाइफ स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए और इसके अलावा जायसी की जो प्रेमाश्री मार्ग की जो रचनाएं लगती हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, यानी कि प्रेमाश्री मार्ग में जायसी सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं सगुण काव्य धारा जो है। सगुण धारा के अंदर हमारे राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। राम काव्य के अंदर आपको रामानंद जी को पढ़ना है, डीप पढ़ना है। उसके बाद में आपको तुलसीदास जी को भी पढ़ना है, डीप पढ़ना है, यानी राम काव्य के अंदर आपको मोस्टली 2 ही कवि पढ़ने हैं और दोनों को आपको डीप पढ़ना है, रामानंद जी को और तुलसीदास को। रचनाओं के साथ इनका लाइफ स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए कृष्ण जो काव्य हैं, कृष्ण काव्य के अंदर आपको अष्टछाप कवि पढ़ने हैं। अष्टछाप कवियों में आपको सिर्फ इनकी क्या पढ़नी है, रचनाएं पढ़नी है, यानी कि अष्टछाप के अंदर 8 कवि हैं। इन 8 कवि की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए और इसके अंदर एक आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनका लाइफ स्ट्रक्चर जो सूरदास जी का है अष्टछाप कवियों के अंदर ही आते हैं सूरदास जी। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि सूरदास जी को डीप पढ़ना है, बाकी अष्टछाप कवियों की सिर्फ रचनाएं पढ़नी है। इसके अलावा आपको वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, हितहरि वंश और मीरा और रसखान, इन सब की आपको क्या पढ़नी है, सिर्फ रचनाएं पढ़नी है। इनके अंदर ज्यादा डीप ना जाए, इन सब की क्या पढ़नी है, आपको सिर्फ रचनाएं पढ़नी है। इसके अलावा आपको भक्तिकाल के अंदर भक्तिकाल के मत या दर्शन जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं है। भक्तिकाल के मत दर्शन थोड़े ही हैं, बस आपको इसके अंदर डीप नहीं पढ़ना है, कौन सा मत किसने दिया या कौन सा दर्शन किसने दिया, इतना ही पढ़ना है। कुल 7 से 8 जो है इसके अंदर दर्शन होंगे, लेकिन इसमें एग्जाम में प्रश्न बनता है। पिछला जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें यहाँ से भी प्रश्न आया था एक, और एक अष्टछाप के अंदर से भी प्रश्न आया था। तो इस तरीके से प्रश्न बनते, तो भक्तिकाल के मत दर्शन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं रीतिकाल। सबसे पहले रीतिकाल की प्रवृत्तियां पढ़नी है। उसके बाद में देखो रीति काल को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इन तीनों की आपको क्या पढ़नी है, प्रवृत्तियां पढ़नी है, यानी कि बद्ध, मुक्त और सिद्ध की प्रवृत्तियां पढ़नी है। इसके बाद में देखो रीतिमुक्त के अंदर आपके 4 कवि लगते हैं, गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर। इसके अंदर आपको इन तीनों की तो सिर्फ क्या याद करनी है, रचनाएं याद करनी है। किसकी, बोधा आलम ठाकुर की रचनाएं याद करनी है। गणानंद को आपको क्या करना है, डीप पढ़ना है गणानंद को। उसके बाद में रीति सिद्ध के अंदर देख लीजिए सेनापति, नृपशंभु, नेवाज, पजनेश और हटी जी ये लगते हैं। आपको इनकी सिर्फ क्या पढ़नी है, नेवाज, पजनेश और हटी जी की आपको सिर्फ रचनाएं पढ़नी है। जबकि सेनापति और नृपशंभु को आपको क्या करना है, इनको इन दोनों को आपको क्या करना है, जो डीप पढ़ना है। तो ये देखिए रीति मुक्त और रीति सिद्ध आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से कवि लगते हैं हमारे, और इन कवियों में आपको क्या पढ़ना है। तो इन 5 कवियों में से आपको 2 को इम्पोर्टेंट, इनका लाइफ स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है। इसमें गणानंद का लाइफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, बाकी इन सबकी रचनाएं याद करनी है। ज्यादा इनकी रचनाएं नहीं है, 4 से 5 रचनाएं एक कवि की इसके अंदर है। उसके बाद में देख लीजिए रीतिबद्ध, इसमें सबसे ज्यादा कवि हैं। इसमें है केशवदास, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारी दास, अमीर दास और श्रीपति, यानी कि इसके जितने भी कवि हैं वो सभी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनमें केशव दास, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारी दास, ये जो सारे हैं आपको इन सबको क्या करना है, इन सबको आपको डीप से पढ़ना है। इनका लाइफ स्ट्रक्चर और इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा इसमें ये अमीर दास और श्रीपति हैं, इनकी सिर्फ आप रचनाएं याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? सिर्फ इनकी रचनाएं याद कर सकते हैं, बाकी को आप डीप से पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आदिकाल में आपको क्या पढ़ना है, आदिकाल के बाद में भक्ति काल में आपको क्या पढ़ना है, और उसके बाद में आपको रीतिकाल के अंदर क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी किसको कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं हम आधुनिक काल की। आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए, आपको आधुनिक काल की प्रवृत्तियां हैं उनको पढ़ना है। अब देखिए, आधुनिक काल के हमारे 6 पार्ट लगते हैं। टोटल कितने हैं? 6 पार्ट। अब आपको इन 6 पार्ट का जो प्रवृत्तियों वाला सिस्टम है उसको फॉलो करना है। 6 पार्ट की प्रवृत्तियां पढ़नी है, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां भी पढ़नी है। सबसे पहले इसमें लगता है हमारे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में आपको भारतेंदु और उसके भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखक हैं उनको पढ़ना है। भारतेंदु को आपको डीप पढ़ना है लाइफ स्ट्रक्चर के साथ। इसके अलावा इस मंडल के जितने भी लेखक हैं इनकी सिर्फ आपको क्या पढ़नी है? रचनाएं पढ़नी है, यानी कि सिर्फ रचनाएं याद करनी है। और बाकी भारतेंदु को आप डीप से पढ़ लीजिए। बाकी और इसके अंदर भी बहुत सारे लेखक आते हैं, लेकिन बाल मुकुंद भट्ट, लाला श्रीनिवास, बद्री नारायण, प्रताप नारायण और राधाचरण गोस्वामी, ये जो हैं इसमें मेन इंपोर्टेंट हैं। और इसके अलावा भी भारतेंदु मंडल के और लेखक हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जो 4-5 लेखक हैं इनकी रचनाएं आपको याद करनी है। उसके बाद में सेकंड हमारे लगता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में फिर वही प्रवृत्तियां पढ़िए। द्विवेदी सबसे पहले पढ़िए। द्विवेदी को आपको क्या करना है? द्विवेदी जी को डीप पढ़ना है, लाइफ स्ट्रक्चर विद इनकी जो रचनाएं हैं उनको। फिर आपको मैथिली शरण गुप्त, इनको भी डीप पढ़ना है, इनका भी लाइफ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को क्या करना है? आपको डीप से पढ़ना है। इसके बाद में लोचन प्रसाद, गया प्रसाद, गोपाल शरण, जगन्नाथ, राम नरेश, नाथुराम, इनकी क्या करनी है? सिर्फ आपको रचनाएं पढ़नी है, इनको डीप से नहीं पढ़ना, सिर्फ इनकी आप रचनाएं जो हैं वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं छायावाद, जो हमारा अगला चैप्टर इसके अंदर वापस लगता है 3rd नंबर का। छायावाद में आपको इनकी प्रवृत्तियां पढ़नी है। प्रवृत्तियों के बाद में इनमें आपको कौन कौन से लेखक हैं? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी, इनको आपको क्या करना है? डीप से पढ़ना है। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी, इनको आपको सही तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा इसमें रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन और भगवती चरण वर्मा, ये जो आपके 4 लेखक हैं, इन चारों लेखक की आपको सिर्फ रचनाएं पढ़नी है, डीप से नहीं पढ़ना है, सिर्फ रचनाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद में हमारा अगला लगता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंदर वापस आपको इनकी प्रवृत्तियां पढ़नी है। प्रवृत्तियों के बाद में आपको नागार्जुन, केदारनाथ, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिव मंडल, इन सब के आपको सिर्फ क्या पढ़नी है? रचनाएं पढ़नी है। प्रगतिवाद के अंदर आपको किसी को डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ रचनाएं याद रखना। उसके बाद में हमारा अगला चैप्टर लगता है इसके अंदर प्रयोगवाद, 5वें नंबर का। प्रयोगवाद की आपको क्या करनी है? प्रवृत्तियां पढ़नी है। और इसके अंदर जो अगेय लगता है, अगेय आपके जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगेय को आपको डीप पढ़ना है। इसकी लाइफ स्ट्रक्चर विद इनकी रचनाएं पढ़नी है। इसके अलावा इसमें आता है भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माछवे, नेमीचंद, इन जो ये 4-5 जो राइटर्स हैं इनकी सिर्फ आपको क्या करनी है? रचनाएं पढ़नी है। इनको आपको डीप नहीं पढ़ना है, अगेय को आपको डीप पढ़ना है, बाकी सबकी इन सबकी आपको रचनाएं याद करनी है। और इसके अलावा ही प्रयोगवाद के अंदर एक तार सप्तक कवि लगते हैं। टोटल 4 तार सप्तक कवि मंडल हुए थे। तो आपको क्या करना है? इन चारों तार सप्तक कवियों के नाम याद करने हैं। 7 कवि हुए थे और 4 बार हुए थे, तो टोटल 28 जो कवि हैं उनको याद करना, यानी कि सिर्फ कवियों के नाम याद करने हैं। तार सप्तक कवियों के नाम आपको इसके अंदर याद करना है। इसके बाद में हमारा इसमें लगता है नई कविता। नई कविता के अंदर आपको क्या पढ़ना है? हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर साई, इन सब की आपको क्या करनी है? सिर्फ रचनाएं पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक बार देख लीजिए आधुनिक काल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ये रहा हमारा आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और उसके बाद पे हमारा लगता है नई कविता। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बस इनको इस तरीके से पढ़िए। अगर आप सभी को डीप पढ़ने लग जाएंगे या सभी को अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो इस तरीके से तो सिलेक्शन होने से रहा। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही अपनी स्टडी को करना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको ये राइटर्स बताए हैं, आप इनको कुछ इस तरीके से पढ़िए जैसे मैंने बताया कि इनकी रचना याद करनी है और किनको डीप पढ़ना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे।
तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब आप सभी चीज़ों को इक्वल लेके ना चलें, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़्यादा समय दें, उन्हें अच्छी तरीके से याद करें, और जो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है आप उन्हें उतना ही समय दें, जिससे क्या कि आपकी जो एग्जाम में स्कोर हैं वो बढ़ पाएँ। आप सभी को एक जैसे लेके ना चलें, सभी एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और सभी एक जैसे अनइम्पोर्टेंट भी नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, जो अनइम्पोर्टेंट है या जिनको कहाँ तक हमें पढ़ने की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इस तरीके से अगर अपने हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो एग्जाम में स्कोर है वो अच्छा हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।